चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखेंगे द हिंदू से। द हिंदू की खबर आई है ताइवान को लेकर के। ठीक है, जिस प्रकार से रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण करके लगभग उसको हथिया लिया है या फिर कब्जा कर लिया है, ठीक उसी प्रकार से लोगों को डर है कि ताइवान के ऊपर भी चाइना ना कब्जा कर बैठे। इसीलिए यूएस ने डिफेंड किया है ताइवान के लिए अगेंस्ट चाइना, ऐसा बाइडन का कहना है। जो बाइडन का कहना है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल करके ताइवान को हथिया नहीं सकते हो। ठीक है, आक्रमण करके आप उसको अपने अंडर में नहीं ले सकते हो। यदि आप ऐसा करोगे तो हम ताइवान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करेंगे, ऐसा अमेरिका का कहना है। अब ये बात कितनी सफल हो सकती है तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि रसिया को अमेरिका रोकने में कामयाब नहीं हो पाया है, तो क्या ताइवान के मामले में दखलंदाजी देकर के चाइना को रोका जा सकता है? ये तो आगे वाले टाइम में ही पता चलेगा। वहीं चाइना की तरफ से ये जवाब आया है कि हम अपनी संप्रभुता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे या फिर हम हमेशा खड़े हैं, ऐसा चाइना का कहना है। यूएस ने क्या कहा था कि हम एग्री हैं चाइना की वन चाइना पॉलिसी को लेकर के। We have signed on to it and all the intended agreement made from there, but the idea that Taiwan can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से रिलेटेड, जिसको हम शॉर्टकट में ILO कहते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका इतिहास हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक है, हालांकि उसका इतिहास जिस टाइम में औद्योगिक क्रांति आई थी उसी टाइम से चालू हो गया था। ठीक है, कब? जब जो औद्योगिक वर्ग था ना, सर्वहारा वर्ग ने समाज की उत्क्रांति मूलक शक्तिमान संस्था के रूप में तत्कालिक समाज के अर्थशास्त्रियों के लिए एक समस्या उत्पन्न कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की एक यूनिट या फिर विशिष्ट एजेंसी के रूप में 1919 में की गई थी। ये एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय आधार पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाती है। इसके अलावा श्रम संबंधी समस्याओं को देखता है और सभी के लिए कार्य के अवसर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर देशों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करता है। अभी देखा जाए तो 187 इसकी मेंबर कंट्री है, जिसमें कुक्स आइलैंड ऐसा सदस्य देश है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। इसका सचिवालय मुख्यालय जिसको हम बोलते हैं स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। कई सारे वर्गों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए मजदूर के मुद्दों को देखना है, किसी देश को विकसित बनाने के लिए उन्हें तकनीकी सहायता प्रोवाइड करना है। 1969 में इसे शांति के नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड किया गया था। 1999 में जिनेवा में सदस्य देशों की बैठक में कन्वेंशन 182 को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य था बच्चों को बाल श्रम के सबसे बुरे कार्यों जैसे कि उनकी तस्करी होती है, खरीदी बिक्री होती है, ठीक है, वेश्यावृत्ति, दास्ता और सशस्त्र संघर्ष से बचाना है। ये तो था ILO के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। न्यूज़ की तरफ देखें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि विश्व ने लगभग 11.2 करोड़ जॉब लॉस देखा है। लगभग विश्व में 11.2 करोड़ जॉब लॉस्ट हुआ है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा जेंडर गैप इन इंडियाज़ डाटा फाइंड्स मेंशन इन रिपोर्ट। इंडिया में लैंगिक भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि पुरुष ही ज़्यादा ऐसा है जो कि श्रमिक वर्ग के अंडर में आता है, कमाई करता है। द वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये नाम रखा गया था, इज़ बीइंग बफेटेड बाई मल्टीपल क्राइसिस, सेज द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर। ILO मॉनिटर की एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ वर्क। इसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से कई सारे जो क्राइसिस आए हैं हमारी लेबर इंडस्ट्री में। रिपोर्ट का कहना है कि आफ्टर सिग्निफिकेंट
गेंस ड्यूरिंग द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में काफ़ी कुछ हमने हासिल किया था। द नंबर ऑफ आवर्स वर्क ग्लोबली ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022, लेकिन कितने घंटे काम किए किसी भी व्यक्ति ने वो घट गया है 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में। कितना परसेंट? 3.8% हो गया है, बिलो द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बिफोर द पेंडेमिक। पेंडेमिक के पहले और अभी 2022 के पहले क्वार्टर की कंडीशन आप देखेंगे, लगभग 11 करोड़ जॉब का लॉस्ट हुआ है बिटवीन दिस पीरियड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। इसके अलावा जेंडर गैप की बात करें, ठीक है, इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट सिनारियो है इसका भी मेंशन किया गया है इस रिपोर्ट में ऑन वर्ल्ड ऑफ वर्क। द रिपोर्ट सेड बोथ इंडिया एंड लोअर मिडल इनकम कंट्रीज, इंडिया और इंडिया की तरह जो लोअर मिडल इनकम कंट्रीज हैं excluding India experienced a deterioration of the gender gap in work hours in the second quarter of 2020 का जो सेकेंड क्वार्टर था वहाँ पर भी हमें कुछ जेंडर गैप देखने को मिला है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वर्कड कितने घंटे महिलाएं काम कर रही हैं या फिर जॉब में जा रही हैं उसके मेजरमेंट से ये बात पता चली। Women in India was very low. The reduction in the hours worked by women in India has only a weak influence on aggregate for lower middle income countries. महिलाओं की स्थिति यहाँ पर बताई जाती है कि प्रत्येक 100 महिलाओं में पेंडेमिक से पहले 12.3 वुमेन वुड हैव लॉस्ट देयर जॉब एज एन एवरेज थ्रू द एंटायर पीरियड कंसिडर्ड बाय द रिपोर्ट। 12 में से लगभग 13 महिलाएं काम अपना छोड़ चुकी हैं या फिर काम से उनको हाथ धोना पड़ा है। द ऑफिशियल एडिड दैट इन कॉन्ट्रास्ट फॉर एवरी 100 मैन द इक्विवेलेंट फिगर वुड हैव 7.5, जहाँ पर वहाँ 12.5 था, यहाँ 7.5 है। 100 में से लगभग 7 पुरुषों ने अपनी जॉब को छोड़ दिया है या फिर जॉब नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। Hence, the pandemic seemed to have exacerbated the already substantial gender imbalance in employment. इसलिए हम कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के मामले में जेंडर इम्बैलेंस है। ग्लोबल फैक्टर की बात करें, द फ्रेश लॉकडाउन्स इन चाइना, इसके अलावा यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल राइज इन द प्राइसेस ऑफ फूड एंड फ्यूल आर सिटीड एज द मेन रीजन फॉर द फाइंडिंग। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चाइना में लॉकडाउन है, यूक्रेन और रसिया में युद्ध चढ़ गया है, इसके अलावा ग्लोबल जो प्राइस हैं फूड और फ्यूल के वो आसमान छू रहे हैं, इसके चलते चलते भी बेरोजगारी बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर। IPEF बनाए जाने की बात क्वाड में उठी है, तो IPEF आखिर होगा क्या? तो अमेरिकन ऑफिशियल अधिकारियों का कहना है कि ये ना तो कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और ना ही कंट्रीज expected to discuss reducing tariff और increasing market access। इससे ना तो हमें टैरिफ को कम करना है ना ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं मार्केट एक्सेस को। इन दैट सेंस द IPEF would not seek to replace the 11 नेशन CPTPP और ना ही ये रिप्लेस कर रहा है 11 देशों का जो CPTPP है ना, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप दैट द US क्वाइट इन 2017 और RCEP विच चाइना एंड ऑल ऑफ द अदर IPEF कंट्रीज आर पार्ट ऑफ। ठीक है, तो अमेरिका क्या चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट चाइना में आ रहा है उसको हम अट्रैक्ट करेंगे अमेरिका की तरफ। तो would seek to attract businesses investing in China away towards IPEF, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। IPEF की जो नेगोशिएशंस हैं वो ट्यूसडे के दिन एक्सपेक्टेड की गई हैं और इसके 4 पिलर ही बताए जा रहे हैं। कौन कौन से 4 पिलर हैं? इसमें इंक्लूड हो सकता है ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलेंसी, क्लीन एनर्जी और डीकार्बोनाइजेशन, इसके अलावा टैक्सेस एंड एंटी करप्शन मेजर्स।
ये 4 इसके पिलर बताए जा रहे हैं। इसी के इर्द गिर्द इसमें नेगोशिएशन होने वाला है। कौन कौन से हैं? पहला है, इसमें ट्रेड इंक्लूड रहेगा, सप्लाई चेन रेजिलेंसी रहेगी, क्लीन एनर्जी रहेगी, डिकार्बोनाइजेशन, क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बोनाइजेशन। इसके अलावा टैक्स एंड एंटी करप्शन मेजर भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं? तो इसमें मेंबर कंट्री हैं आसियान के 10 मेंबर, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 मेंबर रहेंगे ऑफ द आसियान। 4 मेंबर रहेंगे किसके? क्वाड देशों के। इसके अलावा न्यूजीलैंड रहेगा इसमें, रिप्रेजेंट अबाउट 40% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ये सब मिलाकर के जीडीपी का 40% बनाते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। तो ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या? ग्रीन हाइड्रोजन को हम बनाते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से, जैसे कि वाइंड पावर से हो सकता है या फिर वाटर से हो सकता है। तो ये लो कार्बन पावर से भी बना सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से भी हम हाइड्रोजन को पैदा कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ सिग्निफिकेंटली लोअर कार्बन एमिशन। इसकी खास बात ये है, यदि आप इसका यूज़ करोगे तो इसमें कार्बन का एमिशन बहुत कम होता है। वहीं ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, जो कहाँ से उत्पन्न होती है? स्टीम रिफॉर्मिंग के माध्यम से, नेचुरल गैस, ठीक है। आप किसी भी नेचुरल गैस को रिफॉर्म करोगे, स्टीम रिफॉर्म करोगे, तब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। विच मेक्स अप द बल्क ऑफ हाइड्रोजन मार्केट, जो कि ज़्यादातर मार्केट ऐसा ही कर रहा है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो रिलेटेड है कास्ट सेंसस से रिलेटेड, ठीक है। कास्ट सेंसस आखिर ज़रूरी क्यों है? गवर्नमेंट का क्या कहना है, या फिर गवर्नमेंट यदि डिफेंड करती है कि नहीं कास्ट सेंसस उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक। पहला कारण सरकार देती है अनयूजेबल डाटा। उनका कहना है आज़ादी के पहले भी इस प्रकार की गणनाएं हो चुकी हैं, लेकिन डाटा के मामले में डाटा हमेशा सफ़र किया है कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी के मामले में। इट सेट द कास्ट डाटा इनमरेटेड इन द सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस ऑफ 2011 इज़ अनयूजेबल। कास्ट का जो डाटा है 2011 से जो हम कलेक्ट किए थे वो अनयूजेबल है फॉर ऑफिशियल पर्पस, एज दे आर रिप्लेड विथ टेक्निकल फ्लॉज। एक चीज़ और कहा जाता है कि ये आइडियल पॉलिसी टूल नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है जो कास्ट वाइज इनुमरेशन है, जनगणना है, इन द सेंसस वाज गिवन अप। क्यों त्याग दिया गया था? एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी फ्रॉम 1951। Further, the center explained that a population census was not the ideal instrument, as many people may not register themselves in the census in the event of hiding their caste. लोग क्या है अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहते हैं, कुछ लोग कास्ट वाइज अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना चाहते। दिस में compromise द बेसिक इंटीग्रिटी ऑफ द सेंसस। इसका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी काफ़ी कठिन होने वाला है। Besides, the government held that it is too late now to enumerate castes into the census 2021। प्लानिंग और जो प्रिपरेशन रहती है सेंसस के लिए, एक्सरसाइज के लिए स्टार्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट 4 years अर्लियर, एंड द प्रिपरेशन ऑफ सेंसस 2021 आर ऑलमोस्ट डन। अब वहीं यदि हम कास्ट वाइज देख लें कि कास्ट का सेंसस आखिर ज़रूरी क्यों है, तो पहला रीज़न ये हो जाता है कि भाई देखो, सरकार कोई भी स्कीम लागू कर रही है तो पार्टिकुलर किस कास्ट वाले को फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कौन सी जातियाँ कितनी पिछड़ी हुई हैं, कौन सी जातियों को रिजर्वेशन में रजिस्टर किया गया है, करना है, क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हमको पता चल जाती। जनगणना का ओरिजिनेशन होता है 1881 में। उस टाइम में हमारे यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। सेंसस हैज़ इवॉल्व्ड एंड बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिक्स एंड अदर्स टू कैप्चर द इंडियन पॉपुलेशन, एक्सेस रिसोर्सेज, मैप सोशल चेंजेस, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। आखिर ज़रूरी क्यों है? ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए भी ज़रूरी है, पॉलिसी मेकर के लिए भी ज़रूरी है,
जो लोग भी कैप्चर करना चाहते हैं इंडिया की पॉपुलेशन को, इसके अलावा उसके रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, सोशल में चेंजेस हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है वो भी जनगणना से पता चलता है। डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज है वो 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए ही की जा रही है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है विटामिन डी और कुपोषण से रिलेटेड, मतलब कि विश्व की क्या हालत है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसको लेकर के यहाँ पर बताया जाता है। ठीक, एक एस्टिमेशन लगाया गया है 2020 में कि लगभग 690 मिलियन लोग, जो कि 690 का मतलब है विश्व की जनसंख्या का 8.9%, इतने लोग हंगरी हैं। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दिस हंगर इज़ माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन कुपोषण किस टाइप का है, वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नेचर पत्रिका है, ठीक है, वहाँ पर एक चीज़ प्रकाशित किया गया था कि हम एक काम करते हैं उस कमी को पूरा करने के लिए या फिर विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए टमाटर को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। ठीक है, टमाटर के प्लांट पर हम अब जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। यदि हमें एड्रेस करना है विटामिन डी की डिफिशियंसी को, तो हम जेनेटिकली मॉडिफाइंग टमाटो प्लांट का यूज़ कर सकते हैं, so that the fruit contains a significant amount of प्रोविटामिन D3। इससे हमें क्या मिलेगा, प्रोविटामिन D3 मिलेगा। इससे हमको मिल जाएगा फिर विटामिन डी। विटामिन डी आखिर ज़रूरी क्यों है? प्रोसेस नोन एज कैल्शियम होमोस्टेसिस विच इज़ द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस इन द बॉडी। कैल्शियम आयंस को मेंटेन बनाए रखने के लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे हड्डियों के निर्माण के लिए। ठीक है, विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ये हमें मिलता है सूर्य के प्रकाश से। दिस नंबर हैज़ इंक्रीज बाई 60 बिलियन इन द प्रिसाइडिंग 5 ईयर। पिछले 5 साल का आंकड़ा आप देखोगे, उसके पहले की कंडीशन देखोगे तो उस कंडीशन से 60 मिलियन नए लोग कुपोषण में शामिल हो गए हैं। और ये अच्छी बात नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 के हिसाब से, जिसमें हमने टारगेट रखे हैं जीरो हंगर का 2030 तक। इसके अलावा यदि यही कंडीशन जारी रहती है, ये ट्रेंड जारी रहता है, तो लगभग 840 मिलियन लोग जो है हंगर का शिकार हो जाएंगे 2030 तक। तो जो भूख है वो दिखता नहीं है, इनविजिबल रहता है। There are various ramifications to hunger and an important part of it is micronutrient malnutrition। इसके कई प्रकार, उसमें से एक इसका मेन जो प्रकार है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का माल भोजन में अनुपलब्धि होना। इस टर्म का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब हमें विटामिन और मिनरल्स की हमारे खाने में डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके चक्कर में रोग होते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट मालन्यूट्रिशन। इसको पूरा करने के लिए कई सारे तरीके हैं, जैसे कि टैबलेट दे दिया जाए सप्लीमेंट के रूप में, ठीक है, टैबलेट कैप्सूल दिए जाते हैं। इसके अलावा फोर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट दिया जाता है, जैसे कि फ्लोर साल्ट बाय इन्हेंसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन दैम, मतलब हमारे खाने में ही वो चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाती हैं।